सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर को देखें। सरफेस केमिस्ट्री की डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी दोज केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज which are taking place at the interface of two phases which can be solid gas, solid liquid, liquid gas, etc. तो हम सरफेस केमिस्ट्री की डिफिनीशन इस तरह करेंगे कि वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होगी किसके दरमियान, विच आर टेकिंग प्लेस एट द इंटरफेस। इंटरफेस किसको कहते हैं? इंटरफेस। तो आप एक बीकर ले ले और बीकर में आप कोई लिक्विड ले ले या सॉलिड है या कोई भी चीज है, तो इसकी एक लेयर होती है, तो इस लेयर को हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। इस लेयर को हम इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, ये जो लेयर है, जो अपर लेयर है या लिक्विड या सॉलिड या गैस की, तो जो लेयर है यानी दो फेसों के दरमियान, एक जो बाहर वाला फेस और एक अंदरूनी फेस, जो इसके दरमियान जो लेयर है, इस लेयर को हम इंटरफेस कहेंगे। तो इंटरफेस ऑफ टू फेसेस, जो दो फेसों के दरमियान जो इंटरफेस है, विच कैन बी सॉलिड गैस भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकती है और लिक्विड गैस भी हो सकती है। तो इनके दरमियान जो केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, इसको हम सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज यानी एक साइंसदान है 1932 में, उसको नोबेल प्राइज मिली थी सरफेस केमिस्ट्री पर, और ये एक साइंसदान है जो 2007 में इसको नोबेल प्राइज मिली थी। यानी इसको नोबेल प्राइज इन्होंने इंटरफेस को यानी अच्छी तरह डिराइव किया और इंटरफेस बता दिया, तो इस वजह से यानी इस साइंसदान को भी यानी 2007 में नोबेल प्राइज मिली। तो इंटरफेस, तो ये सरफेस केमिस्ट्री है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि या तो सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस या लिक्विड गैस के दरमियान इंटरेक्शन होगा। तो ये किस तरह होगा? अगर हम एक सॉलिड सरफेस लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप लिक्विड भी ले सकते हैं, तो ये सॉलिड सरफेस है। ये क्या है? सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस है। तो सॉलिड सरफेस पर क्या होगा? कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा, या तो वो गैस होगा या लिक्विड, यानी दोनों एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर ये इस फेस पर अगर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, तो ये जो है मैंने पहले भी बताया इंटरफेस। तो इंटरफेस आप जानते हैं, तो इंटरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, और जो इधर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर फेस पर है कोई मॉलिक्यूल, तो इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ऊपर से नहीं है, तो ये क्या है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से ये एब्जॉर्प्शन करा सकती है। तो हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, एड्जॉर्प्शन दोनों पढ़ेंगे। तो अगर ये सॉलिड सरफेस है और ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल है या लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो ये एब्जॉर्ब होंगे, तो ये आपस में एब्जॉर्ब होते जाएंगे, और इसको हम यानी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जो सॉलिड है यानी जिस सॉलिड पर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होती है, जिस तरह के हम कहते थे कि सॉल्यूशन, एक बीकर ले ले और एक बीकर में आप क्या कर दे? सॉल्वेंट रख दे, और अगर हम इसमें सॉल्यूट डालते हैं तो ये सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होती है। तो हम सरफेस केमिस्ट्री में इस तरह पढ़ेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल है या लिक्विड का मॉलिक्यूल है, यानी वो सॉलिड सरफेस पर यानी एब्जॉर्ब होंगे, तो इसके नाम यानी हम इस तरह लेंगे, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्बेट। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम एब्जॉर्बेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट है यानी जो सॉल्वेंट के थ्रू काम करता है उसको हम एब्जॉर्बेंट कहेंगे, और जो सॉल्यूट के थ्रू काम करते हैं, जो एब्जॉर्ब होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्बेट।
तो ये क्या होंगे, ये एब्जॉर्बेट, और ये सरफेस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो जिस सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है उसको हम एब्जॉर्बेंट कहेंगे, और जो एब्जॉर्ब होती है उसको हम एब्जॉर्बेट कहेंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन हम पढ़ते हैं कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं और एड्जॉर्प्शन के बाद हम एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। एड्जॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है और जॉर्प्शन क्या है। तो एड्जॉर्प्शन मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम सॉलिड सरफेस लेते हैं तो अक्सर यानी सरफेस केमिस्ट्री में हम सॉलिड लेते हैं। ये अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होगा, जब एड्जॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन किस तरह होगा, मैंने पहले बता दिया कि जो एज ए सॉल्वेंट काम करता है उसको हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं, और जो एज ए सॉल्यूट काम करते हैं हम उसको एब्जॉर्बेट कहेंगे, एब्जॉर्बेट। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन में ये जो सॉल्यूट है ये सिर्फ सरफेस पर क्या होंगे, यानी एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्प्शन में जो सॉल्यूट है या जो हम एब्जॉर्बेट कहेंगे, या एब्जॉर्बेट जो है वो एब्जॉर्बेंट पर सिर्फ सरफेस पर वो क्या होंगे, यानी एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन में देखते हैं तो एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, अगर ये कोई सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड सरफेस में क्या होगा, यानी सरफेस से जो एब्जॉर्बेट है वो बल्क में भी जाएंगे, इस वजह से इसको यानी बल्क फिनोमेना भी कहते हैं, बल्क। तो जो एब्जॉर्बेट है यानी एब्जॉर्बेट अंदर भी जा सकती है और यूनिफॉर्मली जाएंगे। ये बाद में बताऊंगा कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरह होती है। आप सबसे पहले एब्जॉर्बेट देखे, एब्जॉर्बेट जो सॉल्यूट के थ्रू काम करते हैं, एब्जॉर्बेंट जो एज ए सॉल्वेंट काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन उसको कहेंगे जो सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, यानी जो सिर्फ सरफेस पर एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब होती है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो यानी अंदर भी जा सकते हैं, जिस तरह के स्पंज में आप देख सकते हैं। स्पंज में क्या होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर तक जा सकती है और यूनिफॉर्मली जा सकती है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना। और जॉर्प्शन, जॉर्प्शन जब ये दोनों प्रोसेस हो जाए यानी जिसमें एब्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, तो इन दोनों प्रोसेसों को हम क्या कहते हैं, जॉर्प्शन। यानी जिसमें क्या होती है, एब्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन। ठीक है, जॉर्प्शन मैंने बता दिया कि जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों काम हो रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन कहेंगे। डिजॉर्प्शन को देखें तो डिजॉर्प्शन किसे कहते हैं, हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते थे कि जब एब्जॉर्बेंट पर एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब होती है सरफेस पर तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते थे, और बल्क फिनोमेना को एब्जॉर्प्शन कहते थे। अगर ये दोबारा यानी रिमूवल हो जाए, अगर इसकी जो एब्जॉर्बेट है वो रिमूवल हो जाए, दोबारा यानी सरफेस में चले जाए, तो उसको हम यानी डिजॉर्प्शन कहेंगे। हम जब यानी जो एब्जॉर्बेट थे उसको हम एब्जॉर्ब करते थे तो उसको हम एब्जॉर्बर या एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कहते थे, और जो दोबारा उसको यानी रिमूवल करेंगे तो उसको हम डिजॉर्प्शन कहेंगे। अक्लूजन, तो अक्लूजन और जो मैंने पहले भी बताया कि जॉर्प्शन, तो तकरीबन जॉर्प्शन और अक्लूजन एक किस्म की होती है।
तो ऑक्लूजन में क्या होती है, यानी जो एब्जॉर्बेट है वो सरफेस पर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, और इस प्रोसेस को हम यानी ऑक्लूजन कहते हैं। तो ऑक्लूजन के एमसीक्यूज मैंने पहले करवा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्लूजन किस तरह होती है। तो ऑक्लूजन की जो हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। तो ऑक्लूजन और एब्जॉर्प्शन तकरीबन यानी एक तरह की होती है। इसके बाद कभी कभार आती है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो आइसोथर्म्स में क्या होती है, हम क्या लेंगे, टेम्परेचर क्या लेंगे, यानी कांस्टेंट लेंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, यानी टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स में क्या होती है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, और बाकी आप इसको यानी जो पहले मैंने ग्राफ बताया हुआ है कि इस तरह ग्राफ होती है, ठीक है। इस तरह अगर हम एब्जॉर्बेट और बटा एब्जॉर्बेंट लेते हैं और इस तरफ अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये एक किस्म की कर्व आएगी, और ये कर्व मैंने बताया कि इधर 1 होगा, इधर क्या होगा, यानी 1/n 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है, और इधर 0। तो सबसे पहले जो होती है यानी एब्जॉर्प्शन, तो ये सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए हम यूज करते हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए यूज नहीं करते। तो हम जब एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे उसकी फिजिकल और केमिकल, तो आप बाद में देखेंगे। तो ये ग्राफ आती है, तो इसमें यानी टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट की वजह से हम इसको यानी एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स कहेंगे, ठीक है। बाकी आप प्रेशर की ग्राफ अगर प्रेशर बढ़ाते हैं और इस तरफ हो यानी एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट की आप यानी मिकदार बढ़ाते हैं तो यानी एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये इस तरह इसको हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो एब्जॉर्प्शन में ये आप देख ले कि टेम्परेचर क्या होगा, यानी कांस्टेंट होगा। इसके बाद एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स को देखें। तो एडहेसिव फोर्स यानी ग्लास और वाटर के दरमियान जो फोर्स होती है, या ग्लास या मरकरी के दरमियान जो फोर्स होती है, उसको हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। एडहेसिव फोर्स उस फोर्स को कहेंगे जो ग्लास या वाटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या ग्लास या मरकरी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम एडहेसिव फोर्सेस कहेंगे। और कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स जो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करते हैं, जिस तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जो अट्रैक्ट होती है, तो उसको हम कोहेसिव फोर्स, या मरकरी आपस में जो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। एडहेसिव फोर्स ग्लास वाटर के दरमियान या ग्लास मरकरी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम एडहेसिव फोर्सेस कहेंगे। और कोहेसिव फोर्स उसको कहेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या मरकरी जो हम लिक्विड लेते हैं उसके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम उसको यानी कोहेसिव फोर्स कहेंगे। तो मैंने 2 एग्जांपल उठाए हुए हैं, तो इसको देखें। अगर हम एक बीकर में मरकरी लेते हैं, तो मरकरी को बीकर में आप रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसकी कन्वेक्स शक्ल आएगी। क्यों कन्वेक्स शक्ल आएगी, यानी उसकी शक्ल आप ट्यूब में देखे इस तरह होगी। ये क्यों इस तरह होगी कि उसमें जो कोहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर देन है एडहेसिव फोर्स से, ठीक है। यानी जो कोहेसिव फोर्स है मरकरी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है बनिस्बत एडहेसिव फोर्स की, यानी ग्लास और मरकरी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, और मरकरी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। तो इस वजह से उसकी कन्वेक्स शक्ल आती है ट्यूब में। तो आप मरकरी देके उसकी यानी कन्वेक्स शक्ल आएगी। लेकिन अगर हम वाटर एक ट्यूब में डालते हैं तो उसकी यानी कनकेव शक्ल आती है। कनकेव शक्ल हम जो पहले पढ़ते थे कि इस तरह होती है, तो आप देखें वाटर की कनकेव शक्ल आएगी। क्यों कनकेव शक्ल आएगी कि उसमें जो एडहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर देन है कोहेसिव फोर्स है। तो जो एडहेसिव फोर्स है यानी ग्लास और वाटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है बनिस्बत कोहेसिव फोर्स है। तो इस वजह से उसकी यानी कनकेव शक्ल आती है, ठीक है। तो वाटर की जो शक्ल है ट्यूब में वो कनकेव होगी, और मरकरी की क्या होगी, यानी कन्वेक्स होगी। इसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर रेंज को देखें, तो मॉलिक्यूलर रेंज उसको कहेंगे अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, मिसाल के तौर पर ये एक मॉलिक्यूल्स है,
ये दूसरा मालिक्यूल्स है। तो ये जो मालिक्यूल्स इसकी जो इस बाउंड्री की तरफ जो कशिश है इसको हम क्या कहेंगे, मालिक्यूलर रेंज, यानी उसकी मालिक्यूलर रेंज कितनी है, यानी वो दूसरे मालिक्यूल्स को अपनी तरफ कितनी खींचती हैं, तो इसको हम यानी मालिक्यूलर रेंज कहेंगे। तो मालिक्यूलर रेंज यानी मालिक्यूल्सों के दरमियान जो रेंज होती है, एक मालिक्यूल्स की कितनी रेंज है उसको हम यानी मालिक्यूलर रेंज कहेंगे। और इसके बाद अगर हम सरफेस रेंज को देखें तो सरफेस रेंज जो मैंने बता दिया कि अगर एक मालिक्यूलर रेंज है तो मालिक्यूल्स की इतनी रेंज है मालिक्यूलर रेंज। अगर हम इसकी यानी इस तरह सरफेस लगा दे तो उसको हम यानी स्फीयर रेंज कहेंगे। तो स्फीयर रेंज इसको कहते हैं। एड्सॉर्प्शन की अब हम डिटेल पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन मेनली टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मैटर इज एब्जॉर्ब, फॉर एग्जांपल सिलिका जेल। ये कहती है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो किस तरह होती है, यानी सरफेस पर मैटर एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो मैंने पहले भी बताया कि जो यानी एब्जॉर्बेट होते हैं वो सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे, यानी सरफेस पर मैटर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्बेट जो है वो सिर्फ सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे, यानी बल्क में नहीं जाएंगे, अंदर यानी जो अंदर की जो एरिया है उसमें एब्जॉर्बेट नहीं जाएंगे। तो इस फिनोमेना को हम यानी एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो ये क्या है, यानी जो सॉल्यूट है उसको हम एब्जॉर्बेट और जो सॉल्वेंट है उसको हम एब्जॉर्बेंट कहेंगे। इसके बाद इसमें दो ऑप्शन आती है, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो यानी एब्जॉर्बेट है वो सरफेस पर ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट है वो क्या होंगे, वो सरफेस पर ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट है वो कम एब्जॉर्ब होंगे और जो एब्जॉर्बेंट है यानी वो ज्यादा होंगे। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब एब्जॉर्बेट कम मिकदार पर एब्जॉर्ब होते हैं तो उसको हम यानी नेगेटिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, यानी उसमें क्या होती है, एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं, यानी एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो इस वजह से हम इसको नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। और पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, जो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है सरफेस पर, तो इस वजह से हम उसको यानी पॉजिटिव कहते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन आप पहले भी यानी पढ़ चुके हैं। जो मैंने पहले बताया कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है सरफेस पर, एब्जॉर्बेट क्या होती है यानी एब्जॉर्ब होती है। तो जब ये एब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा, जब एक बॉन्ड बनता है या इस तरह कोई मॉलिक्यूल्स यानी क्या होती है यानी स्टेबल होने चाहते हैं तो वो एनर्जी को क्या करेंगे, खारिज करेंगे। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक यानी वो एनर्जी को खारिज करेंगे। तो जो डेल्टा एच है यानी जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, यानी लेस देन होगी, जीरो से क्या होंगे, लेस देन होगी। और इसी तरह अगर हम एंट्रोपी देखें तो मैंने बता दिया कि इंथैल्पी क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होगा, वो यानी एनर्जी को क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो इस वजह से डेल्टा एच क्या होगा, यानी लेस देन जीरो होगा। और एंट्रोपी तो अगर इस तरह आप देखें, एब्जॉर्बेट क्या होती है यानी सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे। तो जब सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स के पहले रेंडोमेंस थी वो क्या होंगी, यानी डिक्रीज होते जाएंगे। पहले तो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन अगर वो सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उसकी जो रेंडोमेंस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस वजह से जो इंट्रोपी है डेल्टा एस क्या होगा, यानी लेस देन जीरो होगा, यानी इंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंथैल्पी यानी वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, इस वजह से इंथैल्पी क्या होंगी, यानी डिक्रीज होंगी। और इंट्रोपी, इंट्रोपी उसको कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल को जो पहले रेंडोमेंस थी वो क्या थी, यानी ज्यादा थी, फिर जब वो यानी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, यानी जो रेंडोमेंस थी वो डिक्रीज हो गई।
तो इस वजह से जो एंट्रोपी है वो भी क्या होगी, यानी डिक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर देखें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, यानी आपने देखा होगा कि जितने भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे यानी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया मिसाल के तौर पर, तो जो गैस के मॉलिक्यूल है जो पहले यानी एब्जॉर्ब हुए थे वो दोबारा क्या होंगे, डिसॉर्प्शन होंगे। ठीक है, यानी ये टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर पर क्या होती है, यानी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन कम टेम्परेचर पर, यानी अगर जितना भी टेम्परेचर कम होता जाएगा उसके एब्जॉर्प्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, यानी एब्जॉर्प्शन फिर नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन कि आप यानी थोड़ी डिटेल देखे, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ए प्रॉपरली इज बल्क फिनोमेना ऑफ द मैटर इज एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन। तो आप एब्जॉर्प्शन मैंने पहले भी बताया है कि एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, प्रॉपरली बल्क फिनोमेना, यानी जो एब्जॉर्बेट है वो अंदर जाएंगे, वो अंदर जाएंगे, इस वजह से उसको हम यानी बल्क फिनोमेना कहते हैं ऑफ द मैटर इज एब्जॉर्ब। जो मैटर एब्जॉर्ब होती है यानी वो अंदर जाएंगे और यूनिफॉर्मली, तो उसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि इसमें यानी एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वो सब बातें बताऊंगा। तो क्या होती है, यानी उसकी एग्जांपल आप गुलाब जामुन देख सकते हैं। गुलाब जामुन में जो रस है और जो घी है वो अंदर तक जा सकती है, तो इस वजह से हम उसको यानी एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, जो एब्जॉर्बेट है वो अंदर जा सकती है, तो इस वजह से हम इसको बल्क फिनोमेना और बल्क फिनोमेना वाले को हम यानी एब्जॉर्प्शन कहेंगे। देखे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमेना है, उस पर जो एब्जॉर्बेट है सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे, और जो एब्जॉर्प्शन है उस पर एब्जॉर्बेट यानी बल्क फिनोमेना वो अंदर जा सकते हैं एब्जॉर्बेट, तो इस वजह से क्या है, बल्क फिनोमेना है। और जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसकी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन की क्या होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी जो तमाम एब्जॉर्बेट है उसकी यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और एब्जॉर्प्शन मैंने पहले बता दिया कि वो एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, तब वो यानी एब्जॉर्बेट को क्या करेंगे, यानी एब्जॉर्ब करेंगे। और जो एब्जॉर्प्शन है नो एक्सोथर्मिक, नहीं, नाइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी वो एनर्जी को न गेन करते हैं न एनर्जी को रिलीज करेंगे, क्योंकि वो क्या होती है, यानी एब्जॉर्प्शन होती है। देखें एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन की जो रेट है, यानी सबसे पहले जब हम अगर सॉलिड सरफेस लेते हैं तो उस पर जो एब्जॉर्बेट है वो क्या होंगे, सबसे पहले यानी शुरू में क्या होंगे, उसकी रेट इंक्रीज होगी। सबसे पहले या शुरू में जो उसकी रेट होगी वो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर सरफेस बढ़ गया तो इसके बाद क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो फिर क्या होंगी, यानी डिक्रीज होती जाएगी। शुरू में उसकी रेट इंक्रीज होगी और आहिस्ता आहिस्ता यानी कम होता जाएगा, और फिर यानी दोबारा डिक्रीज होने की तरफ यानी शुरू होगा। तो एब्जॉर्प्शन में रेट सबसे पहले इंक्रीज होती है और बाद में क्या होती है, यानी डिक्रीज होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, रेट यूनिफॉर्म होती है। और जो एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस पर डिपेंड करती है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, या यानी उसकी फिर बाद में पढ़ाऊंगा कोलाइड्स में सरफेस एरिया पर एब्जॉर्प्शन की क्या होती है, तो ये सरफेस एरिया पर क्या होती है, डिपेंड्स होती है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट है सरफेस एरिया पर, यानी वो सरफेस एरिया पर इंडिपेंडेंट है, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है, डिपेंड्स करता है सरफेस एरिया पर। बाद हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे।
तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, यानी उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिस तरह के वैन डर वाल फोर्सेस। तो यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो सरफेस पर क्या होंगे, यानी एब्जॉर्ब होंगे, और फिर यानी दोबारा यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर ये टूट जाए तो दोबारा यानी डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस तरह के केमिकल बॉन्ड, यानी वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, फिर क्या होगा, यानी एब्जॉर्बेट होंगे, यानी जो एब्जॉर्बेट है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। अगर एक बार सरफेस पर अगर वो एब्जॉर्ब हो गए तो दोबारा वो क्या होंगे, डिसॉर्प्शन होंगे, और फिर दोबारा क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, और फिर दोबारा यानी डिसॉर्ब होंगे। तो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। पहले तो वो बॉन्ड नहीं बनाते, अगर उसने बॉन्ड बना दिया फिर उसके जो डिसॉर्प्शन है वो नहीं होती, इस वजह से क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यानी जो भी गैस आए, कोई भी गैस आए, कौन सा भी गैस है वो सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकती है, यानी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी गैस है वो सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकती है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यानी खास गैस जो सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे तो वो खास गैस होगा, हर कोई गैस उस पर यानी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उसके लिए स्पेसिफिक होगा कि कौन सा गैस यानी उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, तो वो गैस उस पर यानी एब्जॉर्ब होगा। जो गैस सरफेस के साथ बॉन्ड बना सकता है यानी वो गैस उस पर क्या होगा, यानी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हर कोई गैस यानी एब्जॉर्ब हो सकता है। और इसमें इंथैल्पी कितनी जरूरत होती है, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। और इसमें क्या होती है, इंथैल्पी ज्यादा होगी क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, और केमिकल बॉन्ड के लिए यानी एनर्जी की जरूरत होती है, तो इस वजह से यानी 800 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। और ये लो टेम्परेचर पर होती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर होती है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यानी हाई टेम्परेचर पर होगा। यानी हमें टेम्परेचर देंगे फिर यानी केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, यानी इस तरह नहीं होगा कि हम एनर्जी न दे तो एनर्जी के बगैर यानी बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, यानी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। और ये डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना यानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और ये भी डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, दोनों डिपेंड कर सकते हैं। और ये याद रख ले कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो मल्टीलेयर है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन मोनोलेयर। ये मल्टीलेयर यानी बना सकते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टीलेयर बना सकते हैं गैसेस के ऊपर, यानी और लेयर्स बना सकते हैं। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक लेयर होगा, और वो गैस उसके साथ एब्जॉर्ब होगा जो उसके साथ यानी केमिकल बॉन्ड बना सकता है, वो गैस उस पर एब्जॉर्ब नहीं होगा जिसके साथ वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, यानी वो स्पेसिफिक होगा। इसके बाद एक्सटर्नल एनर्जी उसके लिए जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि उसके लिए हम एनर्जी की जरूरत नहीं है, यानी वो खुद एब्जॉर्ब होते हैं और फिर खुद डिसॉल्व होते हैं। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी हम बाहर से एनर्जी देंगे फिर वो क्या करेंगे, यानी जो गैस है स्पेसिफिक वो उसके साथ यानी एब्जॉर्ब होगा, तो वो दोबारा डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए भी एनर्जी हमें चाहिए, क्योंकि वो पहले बांड बनाते नहीं, अगर उन्होंने बांड बना दिया तो इसको यानी ब्रेक नहीं कर सकते, या बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद ये नोबल गैसेस और नॉन पोलर क्या होते हैं, यानी एब्जॉर्ब होते हैं, और उसमें आयनिक एंड पोलर एब्जॉर्ब होते हैं। इसके मिसाल आप देख सकते हैं, जिस तरह के चारकोल, तो चारकोल हर किस्म गैस को, जितने पॉइजनस गैसेस हैं, जिस तरह के मास्क में लगाते हैं, यानी मास्क में बाज लोग लगाते हैं तो मास्क में वो चारकोल रखते हैं, और चारकोल जो गैसेस उससे यानी पास होती है, जो टॉक्सिक या जो
हमें यानी नुकसान पहुंचाते हैं जो गैसेस, वो चारकोल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और जो गैसेस चारकोल एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन अगर आप निकल सरफेस लेते हैं, यानी अगर आपने निकल सरफेस ले लिया, निकल प्लेट, तो उस पर अगर हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं यानी उसको एब्जॉर्ब कराते हैं, तो निकल सरफेस पर वो क्या होगा, यानी उसके साथ निकल के साथ बॉन्ड बना देगा और उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी और वो मोनोलेयर होगा और स्पेसिफिक होता है। यानी निकल पर सिर्फ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यानी एब्जॉर्ब होगा। तो इस वजह से यानी ये क्या होती है, यानी स्पेसिफिक भी होती है और केमिकल बॉन्ड बना देती है, और हाइड्रोजन सिर्फ क्या होती है, यानी एब्जॉर्ब होगी। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी एड्सॉर्प्शन की कौन सी फैक्टर इफेक्टिंग हो सकती है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, प्रेशर, टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पर यानी वो डिपेंड करती है एड्सॉर्प्शन, यानी कौन कौन से गैसेस है। अगर वो गैसेस क्या होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर उसकी ज्यादा है, यानी वो लिक्विफाइड फॉर्म में यानी तेजी से वो लिक्विफाइड हो सकती है, तो उसकी यानी क्या होती है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट क्या होगी, यानी ज्यादा होगी। इस तरह अगर हम नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट कहेंगे, तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट क्या होगा, जब उसकी सरफेस एरिया रफ होगी तो क्या होगा, यानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जब एब्जॉर्बेंट की सरफेस एरिया क्या होगा, रफ होगा, यानी रफ सरफेस पर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है बनिस्बत स्मूथ सरफेस की। अगर इस तरह अगर हम देखें कि एब्जॉर्बेंट के अगर सरफेस एरिया के साथ वो क्या होगा, यानी सरफेस एरिया के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना यानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो रफ सरफेस पर वो डिपेंड करती है कि अगर उसकी रफ सरफेस है तो क्या, या रफ सरफेस है तो यानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अगर उसकी यानी सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा, यानी एब्जॉर्प्शन फिर ज्यादा होगी। प्रेशर पर भी डिपेंड कर सकती है, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यानी इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, यानी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर जितना कम होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के क्या काम है, यानी कैटलिस्ट क्या करती हैं, स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो हम यानी वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है लेकिन रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप ऑफ करती है। यानी वो रिएक्शन अगर यानी सालों में होती है तो चंद दिनों में यानी वो रिएक्शन करवा देती है। अगर एक रिएक्शन घंटों में होती है तो यानी मिनटों में करवा देती है। तो कैटलिस्ट क्या काम करती है, इन स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नो वो तो रिएक्शन को स्टार्ट कर सकती है और नो यानी वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा तो दोबारा कैटलिस्ट हमें मिल सकता है। तो कैटलिस्ट हम सिर्फ यानी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। और इस तरह ऑटो कैटलिस्ट जो मैंने एमसीक्यूज में बताया हुआ है कि वो ऑटो कैटलिस्ट होगा जब थोड़े प्रोडक्ट बनते हैं और वो प्रोडक्ट में एक चीज अगर बतौर कैटलिस्ट काम करे तो उसको हम यानी ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे। इसके बाद कैटालिसिस, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहेंगे, कैटालिसिस कहेंगे। तो कैटलिस्ट के दो टाइप्स है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम प्रीमोटर भी कह सकते हैं। तो क्या काम करते हैं, अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बना देते हैं तो आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होती है। लेकिन अगर हम प्रीमोटर डाल दे MO को तो वो केमिकल रिएक्शन यानी स्पीड अप ऑफ होती है। तो MO एज ए प्रीमोटर या पॉजिटिव कैटलिस्ट के थ्रू काम करती है। इस तरह अगर हम वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन ऐड करा देते हैं निकल की कैटलिस्ट, अगर हम उसमें यानी कॉपर डाल दे तो कॉपर एज ए प्रीमोटर काम करता है, यानी वो स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन को और भी बढ़ा देता है। तो इस वजह से वेजिटेबल घी हमारे पास बन जाती है। और नेगेटिव कैटलिस्ट को हम यानी पॉइजन भी कह सकते हैं। ये
जब कैटलिस्ट हम डालते हैं तो कैटलिस्ट स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं। जब हम दूसरा यानी नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दें तो उस रिएक्शन को क्या कर देती है, यानी स्लो कर देती है। अगर हमारे पास यानी एक ऐसी चीज की जरूरत हो जब हम ट्रिपल बॉन्ड से यानी डबल बॉन्ड बनाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिंगल बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड तक वो रिएक्शन क्या करती है, रोक देती है। तो इस वजह से हम डबल बॉन्ड हासिल कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम यानी इसकी जगह हमने प्रीमोटर में MO डाल दिया, अगर हम पॉइजनस करवाते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट तो CO या H2S डालेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा। इस तरह अगर वाटर है, वाटर में हम यानी PTA एज ए कैटलिस्ट डाल दे, तो अगर हम पॉइजनस कैटलिस्ट और डाल देते हैं HCN तो ये रिएक्शन को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, कैटलाइसिस कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की थोड़ी ये डिफिनीशन थी, आप इसको याद कर ले। बाकी कोलाइड्स की हम पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस जो सॉल्यूट है उसको हम कोलाइड्स में डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे, और जो सॉल्वेंट है उसको हम क्या कहेंगे, यानी डिस्पर्जन मीडियम। यानी ये क्या है, यानी इसको हम सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में पढ़ते थे तो सॉल्यूट को हम क्या कहेंगे, कोलाइड्स में डिस्पर्स्ड फेस, और जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में हम कोलाइड्स में उसको क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, इसको हम कौन सा यानी कोलाइड्स कहेंगे और इसके एग्जाम्पल है। तो सॉलिड इन सॉलिड उसको हम सॉलिड सोल कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जिम स्टोन और रबी ग्लास। तो ये क्या है, यानी रबी ग्लास क्या होती है, सॉलिड इन सॉलिड होती है, यानी आप यानी जो मालदार लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो सॉलिड इन सॉलिड यानी ये क्या होंगे, ये सॉल्यूट होंगे, ये सॉल्वेंट होंगे, यानी सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेस और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे, और इसको हम कौन से कोलाइड्स कहेंगे, और ये उसके एग्जाम्पल है। तो सॉलिड सॉलिड यानी सॉलिड सोल हम इसको कहेंगे, सॉलिड लिक्विड उसको हम यानी सोल कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, पेंट, इंक, मड। सॉलिड इन गैस इसको हम एरिसोल कहेंगे, इसमें स्मोक और डस्ट उसकी एग्जाम्पल है। लिक्विड इन सॉलिड इसको हम जिल कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल चीज, बटर, जेलीज, क्रूड। तो ये उसकी एग्जाम्पल है। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन इसको हम इमल्शन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क है, हेयर क्रीम्स, ETC वगैरह। लिक्विड इन गैस एरिसोल। तो जब यानी हम कहते हैं कि सॉल्वेंट, या हम क्या कहेंगे कोलाइड्स में, डिस्पर्जन मीडियम। अगर डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, तो हम इसको यानी एरिसोल कहेंगे, ठीक है। तो एरिसोल के एग्जाम्पल क्या है, फोग, क्लाउड्स, एरिसोल स्प्रे। तो ये क्या है, यानी एरिसोल की एग्जाम्पल है। इसके बाद हम गैस की तरफ आते हैं। गैस इन सॉलिड, सॉलिड फोम कहेंगे, जिस तरह के फोम रबर आप देख सकते हैं। इसके बाद गैस इन लिक्विड, फोम उसको कहेंगे, और ये क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन। तो आपने देखा होगा, यानी जो हम यानी प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यानी सोप लेटर आप जानते हैं। इसके बाद सोडा वाटर। तो ये क्या है, यानी ये क्या होती है, फोम होती है, और इसमें गैस इन लिक्विड होती है। और कोलाइड्स में गैस इन गैस नहीं होती, क्योंकि गैस इन गैस होमोजीनियस मिक्सचर बना देती है, तो उसको हम कोलाइड्स में नहीं रख सकते। तो गैस इन गैस कोलाइड्स में नहीं होंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। कोलाइड्स, तो कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। जिस तरह के सॉल्यूशन में किया था, एक सॉल्यूट था और एक सॉल्वेंट था, तो इस तरह कोलाइड्स में क्या होगा, जो एज ए सॉल्वेंट है उसको हम यानी डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे, और जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन में कोलाइड्स में हम उसको यानी डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे। तो अगर हम कोलाइड
कोलाइड्स में जिस तरह के सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट था, तो कोलाइड्स में यानी डिस्पर्शन मीडियम होगा। अगर उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें एक लायोफिलिक होगा, यानी लायोफिलिक किसको कहते हैं, यानी सॉल्वेंट लविंग या वाटर लविंग हाइड्रोफोबिक उसको कह सकते हैं। इस तरह एक क्या होगा लायोफोबिक, जो सॉल्वेंट हीटिंग होगा, या हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग होगा। तो लायोफिलिक वाटर लविंग या सॉल्वेंट लविंग होगा, और लायोफोबिक यानी सॉल्वेंट हीटिंग होता है। अगर हम सॉल्यूट के थ्रू यानी कोलाइड्स में हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे। तो उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह होगी, तो सॉल्यूट क्या होगा, एक मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स होगा, दूसरा यानी मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स हो सकता है, और एक एसोसिएटेड कोलाइड हो सकता है। तो इसके हम यानी डिटेल्स पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यानी डिस्पर्स्ड फेस में पहला यानी मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स के एग्जांपल सोल ऑफ गोल्ड्स। तो सोल अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं गोल्ड्स की, तो ये क्या है, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स की एग्जांपल है। इस तरह सल्फर यानी S8, तो इसमें क्या होगा, यानी जो उसकी पार्टिकल्स है वो स्मॉल साइज की होगी। तो फिर क्या होगा, यानी ये स्मॉल साइज आपस में मिलकर एक कोलाइड रेंज तक ये क्या करेगा, यानी एक पार्टिकल्स बना देगा। तो ये कोलाइड्स में शुमार हो जाएगा। पहले तो ये ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल्स की तरह थी, अब उन्होंने ये पार्टिकल्स क्या होंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और फिर यानी उसकी रेंज कोलाइड्स तक पहुंच जाएगी। कोलाइड्स की रेंज कितनी थी, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक उसकी रेंज थी। तो हम यानी इनके दरमियान उसकी रेंज रखेंगे। पहले उसकी रेंज क्या थी, यानी 1 नैनोमीटर से कम थी, तो हमने उसकी रेंज को बढ़ा दी, यानी उसको बड़ा मॉलिक्यूल्स बना दिया। तो इस वजह से मल्टी यानी बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आपस में मिलकर यानी कोलाइड्स तक, जिस तरह के S8 है, तो ये क्या होगा, यानी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बन जाएगा। इस तरह जो मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स है वो तो पहले सी यानी कोलाइड्स के रेंज में थे, वो पहले सी यानी तकरीबन 1 से लेकर 400 नैनोमीटर तक हो सकती है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स की। तो ये तो पहले से ही यानी कोलाइडल रेंज में थी, यानी उसकी साइज कोलाइड्स की रेंज से बराबर थी। तो इस वजह से इसको हम यानी मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते थे कि ये कोलाइड्स के रेंज में पहले से मौजूद थे। बस हम सिर्फ उसको यानी सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या सॉल्वेंट पे ऐड करेंगे, यानी डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करेंगे, और फिर ये यानी सॉल्व्स बना देगा। तो फॉर एग्जांपल में देखे पॉलीमर्स लाइक रबर, नायलॉन हो सकती है, पॉलीथीन हो सकती है, स्टार्च हो सकती है, सेलुलोज, प्रोटीन, एटीसी वगैरह। तो एक इसकी यानी एग्जांपल है। और मल्टी मॉलिक्यूलर एग्जांपल क्या थी, सॉल्ट थी, गोल्ड थी, और सल्फर। इसके बाद हम यानी एसोसिएटेड कोलाइड्स पढ़ेंगे। एसोसिएटेड कोलाइड्स हम पढ़ेंगे तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होती है, यानी मिसाइल्स बन जाते हैं। और मिसाइल्स क्या होती है, यानी ये जो यानी ऊंचा बना देती है। तो ये किस तरह होती है, जब क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, तो यानी अगर ये 1 या 2 है, तो अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को इतनी रख दे कि मिसाइल फॉर्म बना दे, तो इसको हम यानी क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में CMC कहते हैं। जब CMC के जब मिकदार पूरी हो जाए तो क्या होती है, तो मिसाइल्स बना देती है। तो हम क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन को यानी ज्यादा करेंगे, तब क्या होंगे, यानी मिसाइल्स बन जाएंगे। और जिसमें मिसाइल्स बनते हैं उसको हम यानी एसोसिएटेड कोलाइड्स कहेंगे। ठीक है, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन क्या होती है, CMC, यानी ये जो पोलर और नॉन पोलर जो होती है, ये यानी कुछ हो जाती है सॉल्यूशन में या कोलाइड्स में,
तो अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये मिसाइल्स फिर बना देती है, और जब ये मिसाइल्स बनाती है तो उसको हम यानी एसोसिएटेड कोलाइड्स कहेंगे। तो ये किस तरह होती है, अगर हम ये एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, C17H35 और C00 नेगेटिव आयंस, तो इसको हम यानी इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो इसकी जो यानी हेड है, तो ये क्या है, यानी अगर हम इसको हेड कहते हैं, और ये क्या है, यानी उसकी टेल है, तो क्या होगा, यानी उसकी जो टेल है और ये क्या है, हेड है, तो टेल क्या होगा, नॉन पोलर होगा, और ये हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक में बताऊंगा, जो यानी सॉल्वेंट हीटिंग होती है, और ये क्या होती है, सॉल्वेंट लविंग होती है, ये सॉल्वेंट के साथ यानी बॉन्ड बनाती है। तो ये जो है नॉन पोलर होगा टेल, और जो हेड है वो पोलर होगा, और वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक क्या है, यानी सॉल्वेंट लविंग होती है। तो ये जो टेल है ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और जो उसका हेड है वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, और जिसमें ये दोनों पाए जाए उसको हम यानी एम्पीफिलिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट्स भी हो और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, एम्पीफिलिक्स कहेंगे। जीटा पोटेंशियल, तो जीटा पोटेंशियल कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब क्या होती है, यानी कोलाइड्स में एक यानी बन जाती है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसके बाद क्या होती है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी जिसकी कंसंट्रेशन हम ज़्यादा कर देते हैं, तो इसमें एक लेयर बना देती है, पॉजिटिव लेयर्स या नेगेटिव लेयर्स भी बना सकते हैं। तो फिर पॉजिटिव के बाद यानी दोबारा नेगेटिव लेयर्स बनेगा। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल यानी जो लेयर्स बना देती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर लेयर्स बना देते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम यानी जीटा पोटेंशियल कहेंगे। कुगुलेशन, तो कुगुलेशन में हम यानी कोलाइड में क्या कह सकते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन आप जानते हैं, यानी कुगुलेशन आप जब हम प्रिसिपिटेशन कराते हैं, यानी जब एक कोलाइडल सॉल्यूशन हम बना देते हैं और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होती है, प्रिसिपिटेशन होती है, तो इसको हम यानी कुगुलेशन